तो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान है। सबसे पहले तो कैसे लाया गया और क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है वो क्यों लाया गया है। सबसे पहले तो किस तरीके से लाया गया, तो जो 1 जनवरी 1950 को जो प्लानिंग कमीशन है उसको बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, जिसके दो फंक्शंस थे। एक था पंचवर्षीय योजना को लाना और दूसरा था कि जो सेंट्रल और स्टेट है उसमें जो फाइनेंस है यानी कि जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, उसको एक तरह से बांटने का काम करना। तो ये दो चीज़ें थी जो कि प्लानिंग कमीशन के उस टाइम पे फंक्शन हुआ करते थे। फिर जो इसमें फर्स्ट जो फंक्शन था वो था पंचवर्षीय योजनाओं को लाना। अब पंचवर्षीय योजनाओं को लाने का जो मोटिव था वो क्या था, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ। इसमें इसका जो मेन रीज़न था तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और फिर जो सोशल ग्रोथ थी उसको एक तरह से आगे लाना था। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी किस तरह से प्रमोट होती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इसमें समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्लान था उसमें हमने देखा कि उसमें जो है एग्रीकल्चर पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जोर दिया गया था। तो जब हम एग्रीकल्चर पर जोर देंगे तो हम बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जो जीडीपी होती है वो भी इंक्रीज़ होगी। जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो पर पर्सन इनकम है, जो हमारी इनकम है एक तरह से वो भी इंक्रीज़ होगी और उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पे होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा, यानी कि वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये है जो काम करती है। फिर इसके बाद में ये दूसरी चीज़ है सोशल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ पे किस तरह से इसने वर्क किया। सबसे पहले तो जो सोशल ग्रोथ है होती क्या है, तो जो सोशल ग्रोथ होती है वो होती है जो कि उसमें मेंबर्स होते हैं उनकी नीड को एक तरह से फुलफ़िल करना। अगर सीधी भाषा में समझें कि जो सिंपल सोसाइटी है, एक तरह से सिंपल सोसाइटी है उसको एक तरह से डेवलप्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल सोसाइटी को एक तरह से डेवलप्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करना। अब ये कन्वर्जन जो होता है वो कैसे होता है। सिंपल सोसाइटी का मतलब है कि हमारे पास जो अभी न्यूट्रिशन की कमी है, इसके बाद में जो हेल्थ की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो ये एक सिंपल एजुकेशन जो सिंपल सोसाइटी होती है उसके एक तरह से लक्षण होते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो कि जो मेल न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता जा रहा है, तो ये एक सिंपल सोसाइटी के लक्षण माने जाते हैं। फिर वहीं पे अगर हम डेवलप्ड सोसाइटी की बात करते हैं यानी कि सोशल सेक्टर में सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करना होता है, हेल्थ को ऊपर लाना, इसके बाद में एजुकेशन को ऊपर लाना। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं वो एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ एक तरह से पॉइंट करने लगती हैं। तो फिर इसी के बेस पे सबसे पहले जो लाया गया वो पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर प्लान है, जो फर्स्ट ईयर प्लान है उसको लाया गया। फर्स्ट ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सारी जो प्लान है वो चलेंगे, क्योंकि जो 1 अप्रैल रहता है वो हमारा फाइनेंस ईयर रहता है, यहीं से हम अपने जो ईयर है उसकी शुरुआत करते हैं, उसी को देखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है। फिर जो ये पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, यानी एक मॉडल बनाया गया था। इस मॉडल के बेस पर इस चीज़ को डेवलप किया गया था कि इस तरह की चीज़ें इसमें की जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये किया गया था हेराल्ड और डोमर मॉडल पर इसको किया गया था। फिर इसके बाद में इसकी जो प्राथमिकता थी, जो प्रायोरिटी थी, वो किस चीज़ पर थी, तो सबसे पहले ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर आधारित था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि हम पूरा अपना जो फोकस है वो हर एक चीज़ से हटाते हुए सिर्फ एग्रीकल्चर पर हम इसको रखेंगे, एग्रीकल्चर पर ही हम काम करेंगे। फिर इसका जो ग्रोथ रेट था, यानी कि जो ग्रोथ रेट इसने बनाया गया था कि इसका जो लक्ष्य क्या होगा कि और इसकी जो प्राप्ति क्या होगी, तो इसका जो लक्ष्य निकल के आया था वो 2.1 निकल के आया था कि हम इस 5 साल में 2.1 की एक तरह से ग्रोथ करेंगे, लेकिन हमें उसकी जो प्राप्ति हुई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुई, यानी कि 3.6% की इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली।
जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ये एक तरह से फर्स्ट प्लान था वो एक तरह से सक्सेसफुल हुआ। फिर हम सेकंड चीज़ को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे ऐसे काम किए गए। तो इसमें जो काम किए गए वो हैं, भांगड़ा नागल परियोजना चालू की गई, हीराकुंड बांध बनाया गया, इसके बाद दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो लागू की गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें लागू की गई। जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है ये इस तरह से बनाई गई थी कि एग्रीकल्चर में तो ये काम करेंगे ही, साथ में जो ये परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो डैम्स बनाए गए हैं, इनके थ्रू काफ़ी हद तक जो है इलेक्ट्रिसिटी और एक तरह से जो भी इनसे पॉसिबल हो सके वो सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। फिर इसके बाद में हमारी सेकंड जो है पंचवर्षीय योजना को लाया गया, जो 1 अप्रैल से 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। और जो ये पंचवर्षीय योजना थी ये थी पीसी महालनो विश्व मॉडल पर आधारित थी। और इसकी जो प्रायोरिटी वो थी एक तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका जो मेन मोटिव था। जैसे कि फर्स्ट जो हमारी थी उसका जो मोटिव था वो एग्रीकल्चर पे था, और जो सेकंड था वो इंडस्ट्रियल वेस्ट था। फिर इसके बाद में जो इसका रेट निकल के आया, ग्रोथ रेट, वो है इसमें जो लक्ष्य दिया गया था 4.5 दिया गया था, और इसकी जो प्राप्ति हमें हुई थी वो 4.2 हुई थी। ऑलमोस्ट हमने चीज़ों को कवर किया था, बट थोड़ा सा हम इसमें पीछे रह गए थे, इंडस्ट्री में थोड़ा सा पीछे रह गए थे। इसके बाद में इसके जो वर्ग थे वो थे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना और भारत सहायता क्लब की स्थापना, इसका जो मेन मोटिव था वो सेकंड प्लान में किया। फिर इसके बाद में हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना आती है, थर्ड प्लान कमीशन आता है, जो कि 61 से लेके 66 तक चलता है। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो किस में दी गई थी, वो दी गई थी बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर इसमें दी गई थी। यानी एग्रीकल्चर को भी साथ में लिया गया था और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी साथ में लिया गया था। फिर इसका जो ग्रोथ रेट था वो एक तरह से 5.6 था, लेकिन इनको जो प्राप्ति हुई वो 2.8 ही थी, जो बहुत ही ज़्यादा लेस थी। इसके भी कुछ रीज़न्स थे कि ये लेस क्यों थी। तो इसके रीज़न्स को समझते हैं कि जो इसमें सबसे पहले जो काम हुआ था वो हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर इसमें जो इतनी कम जो प्राप्ति हुई वो क्यों हुई, तो इसके ये रीज़न्स हैं कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, जिसके वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी। इसके बाद में 65 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर 1966 में हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट पड़ गया था, इसकी वजह से हमें इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा था। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो 1966 से शुरुआत होती है, और इसमें जो चीज़ों को लाया गया था 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए जो वार्षिक योजनाएं हैं उनको चलाया गया था, क्योंकि एक तरह से पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर्स। ठीक है। फिर इसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1969 से लेके 1973 तक चली थी, और इसकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो एक तरह से थी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और कृषि और सिंचाई को महत्व दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये प्लानिंग थी उसका एक तरह से जो प्रारूप है किसने तैयार किया था, तो वो थे हमारे DR गार्डर के थ्रू इसको एक तरह से इसको प्रिपेयर किया गया था। और इसकी जो विकास दर थी यानी कि जो ग्रोथ रेट था वो 5.7 था, और जो इनको प्राप्ति हुई थी वो 3.4 हुई थी। और इसमें जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी वो इंदिरा गांधी थी। जो शुरू की 3 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उनमें जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इसके बाद में जो चलाई गई उनमें 4th और 5th में इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। फिर इसके बाद में जो इसके वर्ग थे वो क्या थे, तो वर्ग में इसमें सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना की गई थी। ये इसके मेन वर्ग थे। फिर इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक हुई थी। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी कृषि एवं सिंचाई को महत्व देना, तो इस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि थी उसकी जो वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक मानी जाती है।
अब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, यानी कि एक तरह से जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था वो इसलिए किया जा रहा था ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके ऊपर एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो दूसरे बैंकों को एक तरह से रेगुलेट कर सके। और हमारे उस टाइम पे इतने ज़्यादा बैंक हो चुके थे कि वर्ल्ड लेवल पर किसी भी बैंक का नाम हमारे लिस्ट में नहीं था जो कि नेशनलाइज एक तरह से बैंक हो। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स है उनका नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। फिर इसके बाद में शुरुआत फिर इसके बाद में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वो लाई गई थी 1974 से 1978 तक इसको लाया गया था। इसकी जो प्रायोरिटी वो थी एक तरह से पॉवर्टी का रिडक्शन, और दूसरा जो था वो आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, यानी कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हो या फिर सोशल सेक्टर्स हो, हर एक चीज़ में चाहे फिर वह लड़का हो या फिर लड़की, उसको आत्मनिर्भर होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद में इसमें गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। फिर इसका जो विकास दर था वो 4.4 था और इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो 4.5 हुई थी, यानी कि इसमें भी हमने एक तरह से सक्सेस अपनी है जो प्राप्त की थी। फिर इसके बाद में शुरू होती है हमारी कुछ टाइम के लिए जो है पंचवर्षीय योजना स्थगित की जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि यह योजना समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इसका रीज़न्स क्या था, आपने देखा कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 74 से 78 में चली थी, यानी कि ऑलमोस्ट 4 ईयर के लिए ये चली गई थी। तो ये समय से पहले इसको समाप्त क्यों किया गया था इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि 4 वर्षों तक इंदिरा गांधी ने सरकार चली थी और उसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से चेंज हो गई थी। फिर इसके जो वर्क हुआ करते थे वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना करना था। और 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। फिर इसके बाद में जो है योजना अवकाश फिर से वैसे ही हुआ था जैसे कि उस टाइम पे हुआ था जब हमने देखा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ऑलमोस्ट जो जो थर्ड प्लानिंग जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी उसमें, फिर इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चलाई जाती है, जिसकी जो प्राथमिकता होती है वो गरीबी निवारण होती है, आर्थिक विकास होती है, आधुनिकीकरण होती है, आत्मनिर्भरता होती है। इसका ये जो मुख्य उद्देश्य होता है सॉरी फिर इसका जो विकास दर है वो लक्ष्य था 5.2 और प्राप्ति में 5.7 की हुई थी, यानी कि इसमें भी हमने एक तरह से प्रोग्रेस की। फिर इसके जो वर्क हुआ करते थे वो बेसिकली क्या हुआ करते थे कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना लागू की गई, जैसे कि ट्राइसेम, IRDP, NRIEP, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें लागू की गई। फिर इसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है जिसको लाया गया था, जिसमें जो 1958 से चलाई गई थी 1990 तक चलाई गई थी, जो कि जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसकी जो प्राथमिकता थी वो रोजगार, शिक्षा और जनस्वास्थ्य पर आधारित थी। और भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इसकी जो विकास दर थी उसका जो लक्ष्य था वो 5% था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो 6% हुई थी, यानी कि इसमें भी हमने एक तरह से सक्सेस को लाया। फिर इसकी जो वर्क थे वो किस तरह के थे, तो गरीबी की माप यहाँ पे पहली बार हुई थी, यानी लकड़वाला समिति के थ्रू गरीबी की माप की गई थी और जवाहर योजना लाई गई थी। लकड़वाला समिति यानी कि पॉवर्टी इंडेक्स बनाए जाते थे उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जिससे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके बारे में बेसिकली बताया जाता था। फिर इस तरह से फिर से एक बार और जो 19 से 91 में और 91 से 92 में एनुअल जो है प्लानिंग है वो लाई गई थी। और जो 8th पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1992 से 1979 तक लाई गई थी, जिसकी जो प्राथमिकता थी वो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता थी। और इसका जो विकास दर था वो 5.6 था और 6.8 हमने इसमें ग्रो किया। फिर इसमें भी हमने एक तरह से सक्सेस जोड़ी। फिर इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। LPG सिस्टम जो है एक तरह से लागू हुआ, जिसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिसका लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी
तरह से किसी काम को करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जितने भी लाइसेंस होते हैं उनको नहीं लेंगे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर इसके बाद में जो नाइन्थ नाइन्थ पंचवर्षीय योजना थी वो 1957 से लाई गई थी, 2002 तक लाई गई थी। उसकी जो प्रायोरिटी वो थी, जो वो मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण एवं वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसकी जो विकास दर थी वो लक्ष्य था 6.5% और जिसकी प्राप्ति हुई थी वो 5.5 हुई थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। फिर इसके बाद में शुरुआत होती है हमारी 10th पंचवर्षीय योजना की, जो 2002 में लाई गई थी और 2007 में इसको एक तरह से ख़त्म किया गया था। और उसकी जो प्रायोरिटी थी वो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करनी थी। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसकी जो विकास दर थी वो 8% थी और जो प्राप्ति हुई थी वो 7.7% हुई थी, यानी कि थोड़ी सी कम हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। फिर इसके बाद में 11th जो पंचवर्षीय योजना है वो 2007 में लाई गई थी और 2012 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी रैपिड एवं इंक्लूसिव ग्रोथ। बेसिकली जो इंक्लूसिव ग्रोथ रहती है वो क्या होती है, जो वर्ड इंक्लूसिव होता है उसका मतलब होता है कि इंक्लूड करके चलना। फिर हमारे इंडिया में चाहे फिर वह बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या फिर छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उन दोनों को एक तरह से सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उसको ही बोलते हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब नीचे से लेके ऊपर सबको साथ में लेकर चलना इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद में इसकी जो विकास दर थी, जो लक्ष्य था इसका 9% था और प्राप्ति 7.9% हुई थी। इसके बाद में जो वर्क इसमें किया गया था वो किया गया था, आम आदमी बीमा योजना चलाई गई थी, राजीव आवास योजना चलाई गई थी और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी। फिर इसके बाद में 12th जो है पंचवर्षीय योजना आती है, जो 2012 से चलती है, 2017 तक चलती है और जो प्राथमिकता थी वो सेम थी, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थी। और 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिससे योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इस तरह से ये सारी जो पंचवर्षीय योजना है यहीं पे ख़त्म होती हैं।